Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ESAR School of Accountancy. Today's topic is business valuations. Business valuations नाम से क्या लग रहा है? Basically, हम बिजनेस को वैल्यू या बिजनेस की वैल्यू निकालते क्यों हैं? सबसे पहले मुद्दा देखिए कि किसी भी बिजनेस, किसी भी कारोबार, किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालना जरूरी क्यों है? So the number one reason is when we would like to sell it. जब कभी भी हम अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो जाहिर है हम किस प्राइस पे बेचें, ये जानने के लिए बिजनेस की वैल्यू या मालियत जानना बेहद जरूरी होता है। सेकंड, बाज़ औक़ात मर्जर्स होते हैं। मर्जर्स किसे कहते हैं कि दो बिजनेसेस मिल जाते हैं या दो ब्रांड्स, दो कंपनीज कोलैबोरेट कर लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं एंड टुगेदर दे बिकम अ बिग कंपनी और अ बिग बिजनेस। तो मर्जर में भी ये चेक करने के लिए कि दोनों बिजनेसेस, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, दोनों कितनी वैल्यू लेकर आ रहे हैं टुगेदर, क्योंकि जाहिर है फिर अब जब ये टुगेदर काम करेंगे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इसी बेसिस पे होगा कि भाई ये दोनों अपने साथ क्या लेकर आए। तो जो लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल अगर 60% कैपिटल ए लेकर आया, बी लेकर आया 40% कैपिटल, बट कैपिटल के अलावा 100% एक्सपर्टीज बी की है एंड ए इज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ सपोर्टिंग कैरेक्टर जहाँ एक्सपर्टीज की बात आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इस सूरत हाल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस की क्या शेयरिंग रखनी होगी या क्या शेयरिंग रखनी चाहिए। तो ये बगैर जाने कि ये दोनों बिजनेसेस अपने साथ क्या वैल्यू लेकर आए, इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं हो सकता। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बिजनेस वैल्यू। इसके अलावा अगर कोई अपना बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस जो बिल्कुल या तो चलना उसने छोड़ दिया है और वो सेल ऑफ करना चाह रहे हैं, या कोई बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस जो फिर भी सेल ऑफ करना चाह रहे हैं, या फिर वैसे ही हम अपनी शेयर्स की प्राइस जानने के लिए या फिर मार्केट में हमारी वर्थ क्या है, द मार्केट वर्थ ऑफ आवर बिजनेस, वो इस वक्त कितनी है, हम वो जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम बिजनेस वैल्यू निकालते हैं, बिजनेस की वैल्यूएशन करते हैं। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस को वैल्यू कैसे करते हैं या किसी भी बिजनेस की मालियत कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए हमें 3 तरीके बताए गए हैं जो कि हम उस पे आएंगे, लेकिन पहले लेट्स जस्ट ब्रश अप रीजंस फॉर बिजनेस वैल्यूएशंस। क्यों निकालें बिजनेस की वैल्यू? हमने जैसे ऊपर कुछ जनरल रीजंस डिस्कस किए, तो हम इसलिए निकालें। नंबर 1, शेयर की वैल्यू पता चलेगी। कैसे? मतलब क्या पहले नहीं पता थी शेयर की वैल्यू? हाँ, पहले नहीं पता थी बिकॉज पहले ये कंपनी कोटेड नहीं थी स्टॉक मार्केट में। पहले ये कंपनी अनकोटेड थी। अब ये कंपनी कोटेड हो गई है या होना चाह रही है, स्टॉक मार्केट में शो होना चाह रही है, रजिस्टर होना चाह रही है, तो जिसके लिए बिजनेस की वैल्यू निकालना तो जरूरी बन जाता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट डज नॉट वैल्यू शेयर्स एक्यूरेटली। बाज औकात क्या होता है, बाज औकात स्टॉक मार्केट शेयर की वैल्यू एक्यूरेटली नहीं निकाल रहा होता। क्यों? क्योंकि मार्केट तो हाइपोथेसिस पे ऑपरेट कर रही होती है, मार्केट तो अजम्पशंस पे भी ऑपरेट कर रही होती है, मार्केट तो स्पेकुलेशंस पर भी ऑपरेट कर रही होती है। व्हाट आर स्पेकुलेशंस? यानी कि अंदेशा। स्पेकुलेशंस यानी कि भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी कोई भी कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, या अपने अ, इल्म की बुक्कत से कर, इल्म की है, उसके पास जितना इल्म है वो उसकी बेसिस पर एक अजम्पशन या एक फोकास्ट कर रहे हैं। तो मार्केट इस तरह ऑपरेट करती है, बट एक्चुअल में बिजनेस की क्या वैल्यू है और उसके शेयर की क्या प्राइस होनी चाहिए, तो ये जानने के लिए भी बिजनेस वैल्यूएशन करते हैं, सीखते हैं। इफ देर इज अ टेक ओवर बिड, ये हमने डिस्कस कर लिया ऊपर कि अगर कोई एक्विजिशन हो
या फिर कोई मर्जर हो, तो हम बिल्कुल इस चीज को जानना जरूरी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, टेक ओवर इज द एक्विजिशन बाय द कंपनी, whereas market capitalization is the total value of all the shares in a company। हम तमाम शेयर्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं या तमाम इक्विटी कैपिटल जानना चाह रहे हैं कंपनी का, तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखेंगे, ठीक है जी। अदर रीजंस फॉर वैल्यूएशंस, और दूसरे रीजंस क्या हो सकते हैं? Hmm, हाँ, दूसरा रीजन ये एक हो सकता है कि आप अपनी मैनेजमेंट को ही बिजनेस बेच रहे हो, यानी जो टीम आपके पास एज एन एम्प्लॉय काम कर रही थी, आपने उसी टीम को बेच देना है वो बिजनेस, तो फिर इसके लिए भी आपको बिजनेस वैल्यू करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, से सेल कर रहे हैं, एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, इन शॉर्ट शेयर मार्केट में प्राइस जानना चाह रहे हैं या स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो ये तमाम वो रीजंस हैं जिसके लिए हमें बिजनेस की वैल्यू जानना बेहद जरूरी है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं सबसे जरूरी बात पे। ध्यान इधर दीजिए, मेथड्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। यस, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन? देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उसमें से चंद मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, वैल्यू द कैश फ्लोज और अर्निंग्स, कैश फ्लो मेथड। Number two, value the dividends, the dividend method. And number three, value the assets, the asset based method। ये तीन मेथड्स हैं जिनके जरिए हम बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू हमें कहाँ से पता चल रही होगी? मैक्सिमम कैश फ्लो से। एंड सबसे कम वैल्यू किस में आ रही होगी? एसेट में। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब? मैक्सिमम का मतलब है कि भैया अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे ना अपने बिजनेस को, तो इस वैल्यू से ज्यादा का नहीं बिकेगा आपका बिजनेस। दिस वुड बी द मैक्सिमम एनीबडी वुड बी रेडी टू पे फॉर योर बिजनेस। एंड जब आप मार्केट में बेचने जाओगे, दिस वुड बी द मिनिमम दैट यू वुड बी रेडी टू सेल योर बिजनेस एट। मतलब इससे कम में आप नहीं बेचोगे। दिस वुड बी द लीस्ट दैट यू वुड एक्सपेक्ट एंड फॉर विच यू वुड बी रेडी टू सेल योर बिजनेस, एंड दिस वुड बी द मैक्सिमम दैट एनीबडी वुड बी रेडी टू पे फॉर योर बिजनेस। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला मेथड हम सीखने जा रहे हैं एसेट बेस्ड, जो कि मिनिमम अमाउंट है, जो कि कौन एक्सेप्ट करेगा? आप एक्सेप्ट करोगे। सो एसेट वैल्यूएशन आर मोस्ट यूजफुल इफ अ बिजनेस डिराइव मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स एसेट्स। कहा यह जाता है कि आपके बिजनेस के लिए ये एसेट वैल्यूएशन मेथड तभी सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा जब आपका बिजनेस सबसे ज्यादा एसेट में ही काम कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एस्टेट का बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और आप बस उसी का बिजनेस कर रहे हो, तो देन इन दैट सिनेरियो आपके पास एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड देयरफॉर एसेट वैल्यूएशन मेथड आपको आपके बिजनेस को मोस्ट सूट करेगा। अदरवाइज कहा यही जाता है कि एसेट बेसिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट इट्स गोइंग टू गिव फॉर योर बिजनेस, यानी कि वो बहुत आपके बिजनेस की ओरिजिनल वैल्यू वो नहीं शो कर रहा। वो क्या शो कर रहा है? मिनिमम अमाउंट जिस पर आप तैयार होगे बिजनेस बेचने के लिए। हालांकि वो आपकी रियल बिजनेस की वैल्यू नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि एसेट बेसिस मेथड सिर्फ कहता है कि अपना नॉन करंट एसेट में से आप अपनी लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर लो, जिसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? नेट एसेट। और यही आपके बिजनेस की मालियत है। और ये मेथड सबसे बड़ी चीज इग्नोर कर देता है, वो है गुडविल। हर बिजनेस अपने साथ एक गुडविल या ब्रांड इमेज लेकर आता है, तो ये गुडविल वो मिस कर देगा। अब जब वो ये गुडविल की वैल्यू नहीं लगा रहा, तो जाहिर है दिस मेथड इज नॉट showing a true and fair view of the value of your business. This is just showing you a minimum value which you would be ready। मतलब अगर आपका बिजनेस लॉस भी कर रहा है ना, मतलब अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं भी चल रहा, then also this would be the minimum amount that you would be expecting। इससे कम पे आप सेल नहीं करोगे। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, नॉन करंट एसेट्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इसमें से आप डेप्रिसिएशन डिडक्ट करोगे, प्लस करंट एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। ये तमाम चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करके क्या निकाल लोगे? नेट एसेट। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, इनटेंजिबल एसेट्स वुड बी इग्नोर्ड। इनटेंजिबल एसेट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा।
आइए जी एक सम देखते हैं। Asset basis. Brody Company wants to buy another company, Berger Bow Company, which operates in the same industry. Berger Bow Company has non-current assets in its statement of financial position of $50.5 million and net current assets of 12.3 million. Net current assets बता दिया है, नॉन करंट एसेट्स बता दिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स के 10.4 है, रिजर्व्स 19.3 है and medium and long term bank loans 33.1. What is the net asset value of Berger Bow? Net asset value निकालने को कहा जा रहा है and we know from the formula that non-current asset plus current asset minus all liabilities. ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। This is a very straightforward sum जिसमें हम देख रहे हैं 62.8 मिलियन, 62.8 मिलियन 50.5 प्लस 12.3, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 62.8 आ जाएगा, माइनस डेट ऑफ 33.1, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 33.1. This will give you $29.7 million. Okay, so this is how you're going to do. It's very straightforward, nothing difficult. Simple formula है and simple application है। ठीक, आगे बढ़ते हैं towards our next realizable asset values. This method works in the same way except that it adjusts the book value of the assets to reflect their market value. इसमें कहा जा रहा है कि हम किसी भी एसेट की बुक वैल्यू को एडजस्ट करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू पे और फिर सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा वही अप्लाई करेंगे एंड क्या करेंगे, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दिस टेक्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द प्रीवियस टू मेथड्स। अब जो हमने पिछले दो मेथड सीखे ना वो करंट एसेट बेसिस, वो एसेट बेसिस था। अब जो हम सीख रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। दिस इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है, अगर कोई बायर होता है कंपनी का और उसने एस्टिमेट लगाया, क्या लगाया कि भाई ये फॉर एग्जांपल यू आर द बायर ए एंड यू वांट टू बाय बी कंपनी एंड बी कंपनी का हाल बड़ा खस्ता है, ठीक है ना, बी कंपनी बिल्कुल खस्ता हालत में, इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं बन रही। तो क्या है कि ए इसको लेगा, परचेज करेगा और फिर इसमें जो बचा कुचा सड़ा हुआ एसेट जो बिल्कुल स्क्रैप की मालियत में बिकेगा उसको रिप्लेस करने का जो खर्चा आएगा ना, उसको रिप्लेस करने का जो खर्चा आएगा, दैट वुड बी the cost, that would be the maximum it should pay for the target company. In reality, replacement costs are difficult to estimate, and this basis also ignores the difficulty and cost of creating the intangible assets of a target company. जैसे कि हमने कहा कि हम intangible asset को एक इग्नोर कर रहे हैं एंड दूसरा कि रिप्लेसमेंट, तमाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाना, वक्त से पहले फोरकास्ट कर पाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड देयरफॉर ये वाला मेथड भी उतना लोग पसंद नहीं करते। बट अगेन दिस इज अ मेथड विच यू मे फॉलो फॉर अ गिवन सिनेरियो, फॉर योर पर्टिकुलर सिनेरियो जिसमें आप परचेज कर रहे हो।
ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है एसेट बेस्ड अप्रोच के? नंबर वन, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। नंबर टू, वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट को भी इग्नोर किया जाता है। जैसे कि फर्ज कीजिए कि ए ने बी को खरीदना है एंड बी बहुत वेल फ्लरिश कर रही है, ठीक है, बिल्कुल चलता हुआ बिजनेस है, और अभी बी का करंटली बहुत सारी सेल्स उसने लॉक की हैं, जिससे उसको पैसे अभी मिलने हैं और जिससे उसको मुनाफा होना है, मगर अभी ही ये एक एक्विजिशन के प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। तो ए ने जब बी कंपनी की वैल्यू निकाली एसेट बेस अप्रोच में, तो उसने क्या किया, एसेट बेस अप्रोच ने इनटेंजिबल एसेट्स को भी इग्नोर कर दिया, और जो करंटली उसकी सेल्स लॉक हुई हुई है और बस पैसे एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन में मिलने ही वाले हैं, और तमाम उन फ्यूचर प्रॉफिट्स को भी इग्नोर कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू बताएगा ना फिर, ये वाला मेथड एसिड बेस्ड। नेक्स्ट, ये एसिड बेस्ड मेथड बिल्कुल बेकार हो जाता है जब सर्विस कंपनीज की बात आती है। क्यों? एज वी ऑल नो एसिड बेस्ड इज मतलब एसिड की वैल्यू, एंड सर्विस कंपनीज जो होती हैं उनके पास ज्यादा कुछ एसिड नहीं होता। नेक्स्ट, इनकम और अर्निंग बेसिस। क्या कह रहे हैं? इनकम or earning basis. These approaches use the current earnings or the prospective earnings of a business under new ownership as the basis for valuing a business. इनकम बेसिस का मतलब है कि हम अर्निंग के बेस पे इस कंपनी की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? पीई मेथड, प्राइस बाय अर्निंग मेथड। क्या कहते हैं? प्राइस बाय अर्निंग मेथड। अर्निंग्स यील्ड मेथड भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि बेसिकली ये हमें मार्केट असेसमेंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लो एंड रिस्क बताता है। अच्छा, मैं ये पढ़ इसलिए रही हूँ बिकॉज ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें मतलब वी मस्ट मेक यूज ऑफ इट। सो इट्स अ मार्केट असेसमेंट नंबर वन of what? Of future cash flows and of risk. Market assessment of future cash flow and of risk. That's what PE ratio will show us. Expectations of high future growth. A high price is being paid for future profit prospects. Low risk company would be valued on a higher PE ratio. अब like for example, अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप परचेज कर लिया, ठीक है, अक्वायर कर लिया। तो व्हाट्सएप इटसेल्फ उस कंपनी की बिजनेस वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं थी, उसके कुल मिला के कुछ 50 एम्प्लॉयज थे टीम में। अब मार्क जकरबर्ग ने उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20,000 बिलियन डॉलर्स उसको दिए हैं टू परचेज व्हाट्सएप। अब ये 20,000 बिलियन डॉलर्स, ये उसने व्हाट्सएप की वैल्यू निकाली, हालांकि इन रियलिटी व्हाट्सएप की वो वैल्यू नहीं थी। तो किस बेसिस पे निकाली? उसने इस बेसिस पे निकाली, एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई फ्यूचर ग्रोथ। मार्क जकरबर्ग ने ये देख लिया था कि अगर मैं इस कंपनी को अक्वायर कर लूंगा तो मेरे लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा, फेसबुक के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, पूरा मेटा के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो उसने ये बात पहले से ही समझ ली थी, भाप ली थी, और उसने अपनी फ्यूचर ग्रोथ को एक्सपेक्टेशन करते हुए, फ्यूचर प्रॉफिट्स के प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए व्हाट्सएप को इतना एक्सपेंसिव खरीदा। लो रिस्क, लो रिस्क कंपनी, जिस कंपनी में सबसे कम रिस्क होता है उस कंपनी की पीई रेशियो ज्यादा होती है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा मतलब फ्यूचर प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव ज्यादा होते हैं तो उस कंपनी की भी पीई ज्यादा होती है। सो बोथ ऑफ दीज रीजंस लीड टू अ हाई पीई रेशियो। पी रेशियो निकालते कैसे हैं, या इनकम बेस्ड वैल्यू कंपनी की निकालते कैसे हैं? अर्निंग्स ऑफ द टारगेट मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट पीई रेशियो। अर्निंग्स ऑफ टारगेट मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट पीई रेशियो। अर्निंग्स ऑफ टारगेट यानी कि करंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, मल्टीप्लाई बाय जो ग्रोथ होने वाली है, जो पीई रेशियो निकलने वाला है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आएगी, जिसको हम बिजनेस की वैल्यू कहेंगे थ्रू योर पीई मेथड। All right, the ACCA एग्जामिनेशन फोकस पॉइंट जरा गौर फरमाइएगा। The ACCA examining team has commented in the past that students often calculate earnings per share incorrectly. सबसे पहली गलती जो एक बच्चा करता है एग्जाम में, एक स्टूडेंट करता है, वो है कि वो अपना ईपीएस ही गलत निकालता है। तो मेक श्योर दैट यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस। Earnings are calculated as
PAT माइनस एनी प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, ये अर्निंग्स इस तरह निकलेगी। अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू व्हाट? अर्निंग पर शेयर। Activity 2. Brody Company wants to buy another company, Berger Bow Company, which operates in the same industry. Statement of profit and loss for the year ended is as follows. सब given है। PE given है 21.2 currently, इंडस्ट्री का एवरेज given है 19.2, और हमसे सवाल क्या हो रहा है? What is the earnings valuation for Berger Bow based on the assumption that it will perform as well as Grody in terms of earning? क्या कह रहे हैं? ग्रोडी, ये बर्जर बो का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ ग्रोडी का पीई रेशियो दिया हुआ है 21.2, और इंडस्ट्री एवरेज बता रहे हैं 19.5, यानी कि ग्रोडी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब ग्रोडी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इन्होंने कहा है कि भाई हम अर्निंग्स वैल्यूएशन के बेसिस पर बर्जर बो का वैल्यूएशन करेंगे, और अजम्पशन यही रहेगी कि बर्जर बो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं ग्रोडी पीई के जैसा, यानी कि उसका भी पीई रेशियो 21.2 होगा। ये एक इंडिकेशन है। एंड सबसे बड़ी इंडिकेशन क्या है कि जब वो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, विच मीन्स कि वो उसी जैसी मिलती जुलती कंपनी है, उसी जैसा कारोबार कर रही है। सो अब हमसे क्या कहा जा रहा है? अर्निंग वैल्यूएशन निकालें। अर्निंग वैल्यूएशन हमें पता है कि हम पीई रेशियो किस तरह निकालते हैं। पीई रेशियो ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है हमें, तो हमें पीई रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या जरूरत है कि हम वैल्यू निकालें, और वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इनकम बेस्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ टारगेट मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट पीई रेशियो। सो क्या करें? इनकम बेस वैल्यूएशन निकालने के लिए अर्निंग्स ऑफ टारगेट जो कमाना चाहते हैं मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट पीई रेशियो। तो अर्निंग्स ऑफ टारगेट ये बर्जर बो कंपनी का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.6। ठीक है, एंड ये पीई रेशियो ग्रोटी का है। सो अर्निंग्स ऑफ टारगेट 2.6 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 21.2 करें तो क्या आंसर आएगा? लेट्स जस्ट सी। 21.2 मल्टीप्लाई बाय 2.6। ओके, तो our answer is $55.1 million। $55.1 million। ठीक है, दिस इज द अर्निंग वैल्यूएशन। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आई होप सो। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स विद पीई मेथड। भैया पीई मेथड के साथ भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। देखो बेटा, इस दुनिया में ना कुछ भी तुम पकड़ लो, कुछ भी, तो उसके हमेशा याद रखो एक कॉइन के ना दो पहलू होते हैं। कभी भी आपको सिर्फ हेड नहीं मिलेगा। You will get a package of head and a tail। You will get a package of head and a tail। कभी भी आपको सिर्फ प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा किसी भी चीज में, उसका प्लस भी मिलेगा, उसका माइनस भी मिलेगा, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड। लाइफ इज जस्ट लाइक अ कॉइन। अगर आपको हेड पार्ट मिल रहा है तो आप बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन जैसे ही नेगेटिव पार्ट मिलता है आप बहुत दुखी हो जाते हो। दुखी होने की जरूरत नहीं है, इट्स अ पैकेज। आपको प्लस भी मिल रहा था, उसका कुछ माइनस भी है, टेक इट और लीव इट। हम अक्सर ये धोखा खा जाते हैं कि हमें जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिले, और जैसे ही पॉजिटिव नहीं मिलता हम इतने मायूस हो जाते हैं, हम बोलते हैं हम ये कॉइन ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, क्यों छोड़ना है कॉइन? अगर ये कॉइन छोड़ोगे तो कोई दूसरा उठाओगे, और दूसरे का भी पैकेज मिलेगा आपको, उसका भी कोई हेड होगा कोई टेल होगा, उसका भी टेल आपको कोई खासा पसंद तो नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा जो कॉइन आपके पास है उसी में शुक्र अदा करो। ठीक है, तो इस इल्यूजन में इस कॉइन को ना छोड़ो कि मुझे ये नेगेटिव पसंद नहीं तो मैं इधर चला जाऊं।
तो पहले ये छान पटक कर लो कि क्या इसका नेगेटिव पसंद है, क्या इसका नेगेटिव एक्सेप्टेबल है। अगर तो इसका नेगेटिव एक्सेप्टेबल है, जाओ, बेशक जाओ। मगर इस एक्सपेक्टेशन के साथ तुम अगर ये कॉइन छोड़ रहे हो कि यहाँ तुम्हें सिर्फ हेड ही हेड मिलेगा और टेल नहीं मिलेगा, तो ये चीज जो है ये एक इल्यूजन है, ये धोखा है। ये इस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप जब अपना लाइफ पार्टनर चूज करोगे, यू हैव टू नो, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ हिज प्लस एंड माइनस। कोई भी इंसान फ्लॉलेस नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। वी ऑल हैव आवर ओन सेट ऑफ फ्लॉज। Yes, we can always try and improve. We can always try and minimize those flaws, but we cannot eliminate them entirely. Yes or no? And if we think that we are perfect, that's absolutely a lie. That's absolutely an illusion. So there is a problem with PE method as well. Choice of which PE ratio to use. ये बड़ा मसले वाला सवाल है भैया, कौन सा PE ratio चूज करें। क्यों? क्योंकि पीई रेशियो वो चूज करना है जो बिल्कुल सही सही रिफ्लेक्ट करे बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क उस कंपनी का। और अगर जो कंपनी की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं उसका पीई रेशियो उसके बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क को सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो ये तो फिर गलत पीई रेशियो हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट पीई रेशियो हो जाएगा। सो बी बेटर यूज एन अप्रोप्रिएट पीई रेशियो. Also, the PE ratio will be normally be reduced if the company is being valued is unlisted. And PE ratio क्या होता है? अगर कोई unlisted company होती है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है उसका नाम, तो उसका PE ratio automatically कम हो जाता है। Listed companies have higher value at any time of the day than unlisted companies. बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Earnings calculation. Earnings calculation. The earnings of the target company may need to be adjusted. यहाँ बात हो रही थी कि पी रेशियो को चूज करने का मसला है, यहाँ बात हो रही है कि अर्निंग की हम कैलकुलेशन कैसे करें। क्योंकि हमें अर्निंग्स टारगेट कंपनी की जो कैलकुलेट करनी है उसमें एडजस्ट करना है वन ऑफ आइटम्स दैट विल टेंड नॉट टू रिकर। यानी कि वन ऑफ आइटम्स जो परचेज हुए हुए हैं प्रीवियस पीरियड में या करंट पीरियड में, वो दोबारा तो हमें परचेज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए है, ठीक है। कंपनी ए का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें शो हो रहा है कि भैया हमारे जो पैसे हैं वो डिडक्ट हुए हैं किसी बड़ी प्रॉपर्ट प्लांट एंड मशीनरी के डिस्पोजल में। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को हमने ये स्क्रैप ऑफ कर दिया या बेच दिया, तो इसकी डिस्पोजल कॉस्ट आई है जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तो अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई इस तरह की कोई बड़ी मशीनरी नहीं है, तो लिहाजा ये डिस्पोजल कॉस्ट अब हमें दोबारा से तो बेयर नहीं करना पड़ेगा। बट क्या हुआ कि इस करंट पीरियड में 2024 के पीरियड में एसओपीएल में डिस्पोजल कॉस्ट जब कटा तो हमारा प्रॉफिट खासा नीचे गया, खासा नीचे गया। तो ये हम जाहिर है जब हम अर्निंग्स के बेसिस पर या अर्निंग्स मेथड के बेसिस पर वैल्यूएशन निकालते हैं, तो प्रॉफिट अगर हमारा कम हो गया है तो वो अर्निंग्स कम हुई है, और अर्निंग्स कम हुई है यानी कि हमारी उस बिजनेस की वैल्यूएशन कम शो हो रही होगी, जो कि सिर्फ इस साल के लिए ऐसा हुआ। लेकिन अगले साल में ये डिस्पोजेबल कॉस्ट नहीं आएगी, तो लिहाजा इस तरह के वन ऑफ आइटम्स का जो खर्चा है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, जो कि यूजुअली अर्निंग्स कैलकुलेशन में नहीं हो रहा होता। हिस्टोरिक अर्निंग्स विल नॉट रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल फ्यूचर सिनर्जीज। ये दूसरा मसला। दूसरा मसला क्या है कि जो पुरानी अर्निंग्स है वो जरूरी नहीं कि वो रिफ्लेक्ट करे पोटेंशियल फ्यूचर सिनर्जीज। अब व्हाट्सएप की जो पुरानी अर्निंग्स थी वो मार्क जगरबर्ग ने उसको देखते हुए नहीं खरीदी वो कंपनी, क्योंकि अगर वो उसको देखता तो वो शायद कभी भी ना खरीदता। उसने उसका पोटेंशियल देखा कि फ्यूचर में उसका पोटेंशियल कहाँ पहुंच सकता है, और उस बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि हाँ मुझे खरीदना है। सो पोटेंशियल फ्यूचर सिनर्जीज कभी भी हिस्टोरिक अर्निंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। लिहाजा जब आप बिजनेस की वैल्यूएशन भी निकाल रहे होते हो तो उसमें अर्निंग्स तो आप पास्ट अर्निंग्स ही ले रहे होते हो, हिस्टोरिकल अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय पीई रेशियो। तो लिहाजा ये भी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही व्हाट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। प्लस ये वन ऑफ आइटम्स भी इसमें कटे हुए हैं। तो ये दो मसले हैं। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी।
Stock market prices may not be efficient because they are affected by psychological factors. So PE ratios may be distorted by swings in the market sentiment. अब स्टॉक मार्केट भी तो अप एंड डाउन होती रहती है रोज के बेसिस पे, तो जरूरी नहीं कि आज अगर स्टॉक मार्केट नीचे गई हुई है, आज मेरे शेयर प्राइस नीचे हुई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कंपनी खराब काम कर रही है या मेरी कंपनी की वैल्यू वाकई में कम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिकल फैक्टर्स इस वक्त सपोर्टिव नहीं है, या कोई वॉर फैक्टर्स स्टार्ट हो गए हैं, या कोविड चल रहा है, या कोई अदर फैक्टर है जिसमें बिजनेस की परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं। और अगर मैंने उस गिरे हुए पीई रेशियो के साथ अगर मैंने अपनी इनकम की वैल्यूएशन निकाल ली, तो वो डेफिनेटली बिजनेस की वैल्यू कम शो हो रही होगी। यस और नो? So here, PE ratios may be distorted by swings in the market, and therefore these are the three disadvantages of PE ratio method. Next, earnings yield method. Earnings yield method produces an income-based valuation of shares by taking the latest earnings of the target and dividing by earnings yield. Earnings yield कैसे निकालोगे? Earnings divided by share price. It's similar approach, same approach as the PE method, but uses different terminology. सिर्फ terminology different है ये घुमा फिरा के PE method ही. So same earnings divided by earnings yield. So income based value is equals to earnings of target divided by earnings yield. ये आपका formula हो गया. Next, in the previous activity, the PE ratio of 21.2 was used. So the earnings yield would be 1 divided by 21.2, which is 4.72%. अर्निंग्स यील्ड का परसेंटेज निकाल ली गई है। 21.2 पीई रेशियो था, उसको जब हमने 1 डिवाइड किया 21.2 से, तो हमारी ये फिगर आई। सो दैट मींस अर्निंग्स यील्ड इज 4.72%. द नेक्स्ट, the market value of Berger Bose shares can therefore be calculated as earnings divided by earnings yield. Earnings 2.6 divided by earnings yield 4.70. यानी सिंपली आपने पीई रेशियो को क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन आपने 2.6 जो अर्निंग्स थी उसको परसेंटेज से डिवाइड कर लिया। आपका $55.1 मिलियन इज द सेम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द पी मेथड। पी मेथड से भी हमारी सेम वैल्यूएशन निकल के आ रही थी, एंड अर्निंग्स यील्ड मेथड से भी सेम वैल्यूएशन निकल के आ रही है। सिर्फ फर्क कहाँ है? स्लाइटली टर्मिनोलॉजी में फर्क है, स्लाइड सा खाली मेथडोलॉजी में फर्क है, कोई बड़ा फर्क नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, cash flow basis. These approaches used a discounted cash flow approach. Cash flow basis हम एक discounted cash flow approach use करेंगे, and cash flow के basis पर हम business की value निकालेंगे. So there are two cash flow based valuation methods, the dividend valuation method and the DCF method. कैश फ्लो में दो कैटेगरीज आ गई हैं, नंबर 1 डिविडेंड वैल्यूएशन एंड नंबर 2 डीसीएफ। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो है और ये डिविडेंड वैल्यूएशन है। सो डिविडेंड वैल्यूएशन या डीवीएम हम किस तरह करेंगे? फॉर्मूला प्रोवाइडेड है, वैल्यू पर शेयर पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी. So D naught is the dividend paid now, RE is the cost of equity, G is the annual growth in dividends. एक्टिविटी 3 पर आते हैं और देखते हैं डीवीएम किस तरह अप्लाई हो रहा है। ग्रोडी कंपनीज वांट्स टू बाय अनदर कंपनी, बर्जर बो कंपनी, व्हिच ऑपरेट्स इन द सेम इंडस्ट्री. सो नेक्स्ट, बर्जर बो's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है. There are conflicting views on Berger Bo's future dividend growth potential. Some analysts think that the dividend will not grow for the foreseeable future. Others estimate that the dividend growth rate will be 3% and 5% per annum. Berger Bo's cost of equity is estimated 7.6%. What is the dividend valuation for Berger Bo, assuming zero dividend growth for the foreseeable future? यानी zero growth पे हमें simply formula लगाना है, जो कि यहाँ given है P naught, D naught, 1 plus G, G is 0, divide by RE minus G. P naught हम क्या लेंगे? P naught हमें find out करना है. D naught हम क्या लेंगे? D naught is the dividend. तो डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो क्या है? 2. 1 प्लस जी, 1 प्लस जी हम 1 प्लस 0, ठीक है. सो पी नॉट डी नॉट की वैल्यू क्या है? 2.
1 + 0 डिवाइडेड बाई के ई, गिवन है के ई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ आर ई यूज किया हुआ है, हम इसको के ई से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। के ई इज 7.6%। 7.6% -0, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा $26.3 million। $26.3 million, ठीक है। आसान बेसिक से फॉर्मूला एप्लीकेशन है। What is the dividend valuation for Berger Bo assuming 3% dividend growth for the foreseeable future? Again देखिए यहाँ पे सारा कमाल जो है ना आपकी मेमोरी का है कि आपको कितना अच्छा फॉर्मूला याद है। डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, ठीक है। तो अब आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, पॉज कर लें वीडियो को। राइट, सो द आंसर हियर इज 44.78 मिलियन। सिंपल 2.06। ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे भी शामिल है, ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे भी शामिल है, एंड यू हैव द आंसर $44.78 million। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंपल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है डीवीएम, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट फ्यूचर डिविडेंड ग्रोथ, ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, एंड दिस इज समथिंग कि मतलब हर एक का शायद इतना एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज ना हो कि वो प्रिसाइसली डिविडेंड ग्रोथ, फ्यूचर डिविडेंड ग्रोथ को एस्टिमेट कर सके। सेकेंड, इट इज इनएक्यूरेट टू अज्यूम दैट ग्रोथ विल बी कांस्टेंट। ये भी एक अजम्पशन है कि हर साल ग्रोथ होगी ही होगी और उतने ही रेट से होगी। इट क्रिएट जीरो वैल्यूज फॉर जीरो डिविडेंड कंपनीज। अगर आप डिविडेंड लगाएंगे नहीं, अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल एक साल में डिविडेंड नहीं दे रही, तो फिर आपकी कंपनी की वैल्यू इस साल जीरो आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये डीवीएम मॉडल जो है ना फ्लॉप हो जाते हैं उन कंपनीज के लिए जो डिविडेंड नहीं देते। इट क्रिएट्स नेगेटिव वैल्यूज फॉर हाई ग्रोथ कंपनीज। अगर कहीं पे किसी कंपनी की ग्रोथ हाई है तो वहां वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। अगर उसके डिविडेंड से ज्यादा हाई उसकी ग्रोथ होगी तो जाहिर है फिर वो नेगेटिव में फिगर्स चले जाएंगे। तो बहुत सारी जगहों पे ये डीबीएम का मॉडल क्या है, फ्लॉड है। इसीलिए तो हमें इतने सारे मेथड सिखाए जा रहे हैं कि अगर आपके बिजनेस पे एक मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो दूसरे मेथड पे चले जाओ, दूसरा नहीं अप्लाई हो रहा तीसरे पे चले जाओ। जो भी आपके बिजनेस को सुटेबल है, आपके कारोबार के नेचर के हिसाब से, उसके कामकाज के हिसाब से जो बेहतरीन वैल्यूएशन मॉडल बैठ रहा है वो करो। अब देखो ना दुनिया में तो कितने सारे ही कारोबार के तरीके हैं, कारोबार हैं, सो मेनी कैटेगरीज। और अब जैसे ही ऑनलाइन चीजें आती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ये वैरायटी एंड चीजें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कारोबार के ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज, टाइप्स, कैटेगरीज, ई कॉमर्स, घर पे बैठ के काम, वर्क फ्रॉम होम, नो एम्प्लॉय कंपनी, जीरो एम्प्लॉय कंपनी क्योंकि एआई बहुत सारे काम कर लेता है। सो ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। सो देर आर अ नंबर ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल्स। Next, non-constant growth. DBM formula can be adapted to value dividends that are forecast to go through two phases. डीवीएम फॉर्मूला कहा जा रहा है कि इसको अडेप्ट करके, इसको मॉडिफाई करके हमने ऐसा भी बनाया है कि जिसमें डिविडेंड दो फेजेस से गुजर रहे हैं। एक में फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 इयर्स की ग्रोथ 3% है, नेक्स्ट 3 इयर्स की ग्रोथ 5% है। तो जब इस तरह से है तो इसको हम फेज 1 कहेंगे एंड देन फेज 2 कहेंगे। फेज 1 में ग्रोथ इज फोरकास्ट एट अनयूजुअल हाई और लो रेट। फेज 2 में ग्रोथ रिटर्न्स टू अ कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे हम किस तरह कर रहे हैं, एनपीवी अप्रोच यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट पीवी ऑफ डिविडेंड्स इन दिस फेज। यानी इस फेज के लिए जहां पे फोरकास्ट जो है, ग्रोथ फोरकास्ट डिविडेंड का, वो अनयूजुअली हाई है या फिर लो है। कुछ पता नहीं कब ऊपर चला जाए, कुछ पता नहीं कब नीचे चला जाए। तो यहाँ पे हम एनपीवी अप्रोच से चलेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अपने हर डिविडेंड की। दूसरा फेज, ग्रोथ रिटर्न्स टू अ कांस्टेंट रेट। जब दूसरे फेज में ग्रोथ डिविडेंड की कांस्टेंट रेट पे आ जाएगी, यानी हर साल 3% से ही बढ़ रहा है, तो हम वापस से अपने उस पुराने फॉर्मूला पे आ जाएंगे।
एंड फिर जो फॉर्मूला से हम निकालेंगे नंबर, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे उस वैल्यू को बाय डिस्काउंटिंग बैक टू अ पीवी। सो आइए देखते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। So using the information from previous activity, calculate the dividend valuation to the nearest dollar million for Berger Bo, assuming 5% dividend growth for 3 years and 3% thereafter. तो हमने जैसे कहा कि फेज 1 के लिए हम टीम एनपीवी मॉडल यूज करेंगे, और एनपीवी मॉडल में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ऑनवर्ड्स। फर्स्ट 3 years 5% ग्रोथ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा कितना है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा 2 मिलियन है, जो कि प्रीवियस सम से हमने लिया है। एंड 2.1 ग्रोथ के हिसाब से 5% ग्रोथ आ रही है, तो ईयर 1 में 5% ग्रोथ 2 मिलियन की कितनी बनेगी? So let's just open our calculator and check. Two multiply by 5%. Where are you percentage? 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.05, 0.1, तो यानी कि 2.1, ठीक है, 2.1। नेक्स्ट इसी तरह 5% से बढ़ाते जाएं, 2.1 को 5%, 1.05 करें, तो आपका क्या आ जाएगा? 2.205। इसी तरह 2.315, एंड फिर आफ्टर 3 years 3%, तो 2.315 को हम 3% से करेंगे, यानी 1.03। सो देन यू विल गेट 2.384। जस्ट लेट मी वेरीफाई। 2.315 टू 0.315 multiply by 1.03 equals to 2.38445। 2.38445, ठीक है जी। तो ये इसी तरह से आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, परपेचुइटी फैक्टर। परपेचुइटी फैक्टर आप निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.0। परपेचुइटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई, देयर आफ्टर कह रहे हैं ऑनवर्ड्स, यानी कि कह रहे हैं इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट कहेंगे, सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू फाइंड द परपेचुइटी फैक्टर। 1 डिवाइड बाय 0.076, यानी ये के ई है। के ई को माइनस करेंगे ग्रोथ से, वी वुड गेट द परपेचुइटी फैक्टर 21.739। डिस्काउंट फैक्टर 7.6% का प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जाके हम फिगर्स निकाल लेंगे। 0.929, 0.864, 0.803 एंड 0.803 फॉर 4 years onwards. So then what are we going to do? Simply multiply, and you would get the present value for all the things. इसको नेट ऑफ करें 47.29, यानी कि ऑलमोस्ट $47 million हमारा क्या आ गया? डिविडेंड वैल्यूएशन। I hope this makes it clear, and I really hope that you know how to use the present value table. Next method, discounted cash flow method. यहाँ पे क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कैश फ्लोज का डिस्काउंटेड रेट हम निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वैल्यूइंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी वेयर द ओनर कैन एक्ट टू चेंज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। यानी कि ये मेथड सबसे ज्यादा बेहतरीन या कहाँ पे ज्यादा फायदेमंद है? जहाँ पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है किसी भी कंपनी का, एंड इससे हम अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आफ्टर चेकिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी।
The steps in this method of valuation are step number 1. Estimate the cash flows that will be obtained each year from the acquired business. पहले तो हम cash flow सारे निकाल लो, and then second step क्या है, इन्हीं cash flows को discount कर लो at the appropriate KE, cost of capital. Simple. So approach one क्या है कि cash flow after interest payments निकालो and after tax, and दूसरी approach क्या है कि cash flow before interest and tax निकालो. तो ये दो अप्रोचेस हैं, ये भी बहुत सिंपल मेथड है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. डिस्काउंट एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इधर क्या है, डिस्काउंट एट द ओवरऑल बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे केई इस्तेमाल करना है, यहाँ बैक इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है. All right, we have an example here. Activity. Diversification wishes to make a bid for Tadpole. Tadpole makes after-tax profits of $40,000 a year. Diversification believes that if further money is spent on additional investments, the after-tax and interest cash flows could be as follows. या after-tax के सारे cash flows given हैं. Equity जो है हमारा cost of equity 15% है, back 10% है. The company expects all of its investments to pay back in discounted terms within 5 years. What is the maximum price the diversification should be willing to pay for the shares of Tadpole? Maximum price का क्या मतलब है? Maximum price का मतलब है कि हमें कैश फ्लो डिस्काउंटेड मेथड से हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी बिजनेस की. सो लेट्स सी. हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस इज वन विच वुड मेक द रिटर्न फ्रॉम द टोटल इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली 15% ओवर 5 years. यानी एनपीवी एट 15% वुड बी 0. ये मैक्सिमम बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस 0 हो, एंड एनपीवी एट द रेट ऑफ 15% आपका मैक्सिमम आएगा. सो कैश फ्लो सारे लिख दिए गए हैं, डिस्काउंट फैक्टर लिख दिया गया है 15% पर, प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया है, ना आपकी मैक्सिमम परचेज प्राइस आ रही है 1,01,910. सो दिस इज सिंपल एनपीवी, सिंपल डिस्काउंट फैक्टर कर रहे हैं कैश फ्लोज का, एंड कौन से कैश फ्लोज का, आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहाँ पे जो कैश फ्लोज गिवन है वो आफ्टर टैक्स ही गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट ही गिवन है. So we are doing this over the period of 5 years. Second, हमें रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, what is the maximum price should be willing to pay for the shares of Tadpole if it decides to value the business on the basis of its cash flow in perpetuity, and annual cash flows from year 6 onwards are expected to be 1,20,000. अब perpetuity बोल रहे हैं, perpetuity में बताओ क्या हो. तो perpetuity में हमने क्या करना है, सिंपली टाइम 6 onwards in perpetuity at a time 5 प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1,20,000. इसमें यही कह रहे हैं ना कि 1,20,000 आपको मिलेगा हर साल. तो 1,20,000 जो आपको मिलेगा हर साल, उसकी परपेचुटी निकालेंगे डिवाइड बाय 0.15, तो हमारे पास आ जाएगा $8 लाख. प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख की निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4.97 से. ये 4.97 कहाँ से आया, आप अल्लाह भला करें. ये जो आपका आया है 1,20,000 डिवाइड बाई 0.15, इससे $8 लाख आ रहे हैं. इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई किया, 3,97,600 आ रहे हैं. दिस इंक्रीजेस द वैल्यूएशन फ्रॉम 101,910 टू 499,510. क्यों? क्योंकि आपने इस वैल्यू पे ऐड कर लिया इस वैल्यू को, जो परपेचुइटी की वैल्यू निकल रही है 6 ऑनवर्ड्स. तो ईयर 6 ऑनवर्ड्स आपको समझ आया है कि आपने किस तरह इसको करना है. आपने टाइम 5 यानी ईयर 5 की प्रेजेंट वैल्यू 1,20,000 आपको आपकी कैश फ्लो है, उसको आपने डिवाइड किया 0.15 से, डिस्काउंट फैक्टर से, तो आपका निकल के आ रहा है 8 लाख.
8 लाख को आपने प्रेजेंट वैल्यू ईयर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 397,600 आ रहा है। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन। फिर आप ऐड कर लोगे तो इसकी वैल्यूएशन पूरी निकल आएगी 499,515। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फर्दर प्रैक्टिस। अब ये वाला सवाल है आपका फर्दर प्रैक्टिस, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इसको, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप सर लाजमी पूछ लोगे। नेट एसेट वैल्यू निकालनी है, पीई रेशियो मेथड से निकालना है, डिविडेंड ग्रोथ रेट मेथड से निकालना है, और यहाँ पे यूजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन से निकालना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से होगी भाई, ये देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से होगी। तो हमारे पास अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड हमें क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो 50 मिलियन डिवाइड बाय $0.5 पर शेयर जो है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू $10 जो कि सवाल में गिवन है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। So I hope this makes it clear. Valuation of other securities. Discounted cash flow techniques can be used to value other securities including redeemable debt, convertible debt and preference shares। यानी कि आप यही टेक्निक बीसीएफ टेक्निक को यूज करते हुए अपनी सिक्योरिटीज की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने कुछ लोन नोट्स दिए हैं मार्केट में, कुछ रिडीमेबल, इरिडीमेबल या कन्वर्टेबल या प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसकी भी वैल्यू निकाली जा सकती है। सिंपली क्या करेंगे हम, जैसे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करते हैं वैसे ही। अच्छा, जब हम इन सिक्योरिटीज को वैल्यू करेंगे तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो कोई भी अगर टैक्स रिलीफ अगर हमें मिल रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे, उसको इग्नोर किया जाएगा, ताकि कैश फ्लो और रिक्वायर्ड यील्ड दोनों दोनों प्री टैक्स वाली हमें मिल जाए। यानी टैक्स को छोड़ के, इग्नोर करके, उसके अलावा हम वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। For convertible debt and redeemable debt, the DCF should include the interest received during the term of the debt plus the amount received at redemption। यानी कि कन्वर्टेबल डेट के लिए और रिडीमेबल डेट के लिए, इन दोनों के लिए डीसीएफ टेक्निक में इंटरेस्ट भी शामिल किया जाएगा, प्लस रिडेम्पशन अमाउंट जो हमें मिल रही है वो भी शामिल किया जाएगा। Whereas for irredeemable debt and preference shares, ये cash flow can be treated as being received into perpetuity। यानी कि इरेडीमेबल और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हम परपेचुइटी बेसिस पर काम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इरेडीमेबल मतलब आपको कभी भी लोन वापस करने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट में ही इधर से उधर ट्रांसफर होते रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स भी कुछ इसी तरह से है कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स जो ले लेता है वो यूजुअली वो रिटर्न करने के या यू नो कंपनी को रिटर्न करने के लिए वो नहीं खरीदते। प्रेफरेंस शेयर्स का इतना बेनिफिट है कि वो लोग हमेशा के लिए काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन परपेचुइटी हो जाती है। तो परपेचुइटी के लिए हम कैश रिसीव मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। सिंपल। ओके, so let's do the activity 6. Brody has 7% loan notes which are redeemable at their par value of $100 in 3 years time. Alternatively, each loan note can be converted into 25 shares in 3 years time. The share price is currently $4.5 and expected to grow at 5% per annum। हमें पता चल गया ये रिडीमेबल है। हमें ये भी पता चल गया कि रिडीमेबल में क्या करना है। रिडीमेबल में इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है और अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन भी जो है, ये दोनों को हमें शामिल करना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक करते हुए। तो लेट्स सी, बॉन्ड की यील्ड है 6%। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल लोन नोट। कन्वर्टेबल लोन नोट की मार्केट वैल्यू निकालो। कन्वर्टेबल लोन नोट यानी जो कन्वर्ट हो सकते हैं, 25 शेयर्स कह रहे हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 25 शेयर्स in 3 years time, and each share price would be $4.5 and expected to grow at 5%। इसको हम किस तरह कर रहे होंगे,
सो शेयर प्राइस इन 3 years टाइम। सो 4.5 अभी करंट शेयर प्राइस है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.05 से, फिर 1.05 से, फिर 1.05 से। क्यों? क्योंकि 3 years के टाइम में वो हर साल 5% इंक्रीज हो रही है। तो आज इंक्रीज होने के बाद 3 साल बाद $5.21, उसको हम 25 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वर्थ है कन्वर्जन कन्वर्टेबल लोन नोट्स की वो है $130.25। Assume in 3 years $7 interest is received as well. $7 इंटरेस्ट किस पे? 3 साल पे 7% लोन नोट्स हैं तो 7% $100 के लोन नोट्स हैं तो $7 इंटरेस्ट हमें मिल रहा है हर साल। सो कैश फ्लो 7 रिडेम्पशन के वक्त 137.25। डिस्काउंट फैक्टर 6%। क्यों 6%? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6% जो है बॉन्ड की यील्ड परसेंटेज गिवन है। सो 6% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू 6.6, 6.2, 115.3, टोटल आ गया $128.1। तो ये 128.1 हमारी क्या आ गई? मार्केट वैल्यू ऑफ योर कन्वर्टेबल शेयर्स, योर कन्वर्टेबल नोन नोट, मार्केट वैल्यू। ठीक है। देन फ्लोर वैल्यू निकालनी है, यानी इफ दैट इज इट्स वैल्यू इफ द लोन नोट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी कि अगर हम इसको शेयर्स में तब्दील नहीं करते, एज इट इज लोन नोट्स की शक्ल में रहने देते हैं, तो फिर हमारे पास ये कितनी वैल्यू के लोन नोट्स है। सो टाइम कैश फ्लो। So the cash flow 77107, discount factor at 6%, 0.943, 0.890, 0.840, present value 6.6, 6.2, 89.9। टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई है 102.7। ये उस सूरत हाल में जब हम अपने लोन नोट्स को कन्वर्ट नहीं कर रहे, और जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना कन्वर्जन रेट भी निकाल रहे हैं, शेयर प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है, उसको हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 115, 6.2, 6.6 भी निकाला, एंड देन फिर इसको हमने अपना एडअप करके 128.1। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इररिडीमेबल डेट है या प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, जो कन्वर्टेबल डेट है या रिडीमेबल डेट है, उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिडेम्पशन अमाउंट दोनों शामिल होगी। वेरएज इररिडीमेबल डेट और प्रेफरेंस शेयर में हम परपेचुइटी में वर्क कर रहे होंगे। एंड इसका हमने ये फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे फ्लोर वैल्यू इफ द लोन नोट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर, तो फ्लोर वैल्यू हमें ये बताई जा रही है, यानी कि हम इसमें रिडेम्पशन की अमाउंट अगर आप देखें तो रिडेम्पशन की अमाउंट नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ये अभी हम रिडीम नहीं कर रहे, राइट। इसमें हमसे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इफ द लोन नोट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, अगर ये लोन नोट हम कन्वर्ट नहीं कर रहे शेयर्स में, तो फिर हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे। और फ्लोर वैल्यू पूछ रहे हैं, फ्लोर वैल्यू पूछ रहे हैं जिस वजह से हमने इसमें रिडेम्पशन अमाउंट शामिल नहीं की है। पॉइंट टू बी नोटेड, द एफर्ट इज 102.7। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 7% लोन नोट इफ इट हैड बीन इररिडीमेबल। अगर ये इररिडीमेबल होता, परपेचुइटी में होता, तो हम क्या करते? $7 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय आर, 7% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 0.06, $116.7। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, इजी है, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा मेथड है, एंड दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो। Now let's come on to the next topic, the efficient market hypothesis. What is this efficient market hypothesis? A rationale for explaining how share prices react to new information about a company. ये हमें एक लॉजिक समझाई जाती है कि भैया शेयर प्राइसेस जो है आखिर मार्केट में अप एंड डाउन होती क्यों है।
किस बेसिस पे होती हैं, उनको कब कौन सी खबर मिलती है कि वो ऊपर हो जाती हैं, कब कौन सी खबर मिलती है कि वो क्रैश हो जाती है, एंड व्हेन एनी सच चेंज इन शेयर प्राइसेस अकर्स, और ये कब होता है कि कोई शेयर प्राइस में चेंजेस आए। So stock market reaction to new information depends on the strength of the stock market's efficiency. स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक यानी स्टॉक मार्केट कितना एफिशिएंट है, यानी कितना अलर्ट है, कितना वो अपडेटेड है अबाउट द करंट अफेयर्स। एंड जैसे ही वो अपडेटेड होगा तो फिर सेंसिटिव भी होगा, यानी हल्की सी कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो वो आपके शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है काफी ज्यादा। टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, एक है एलोकेटिव एफिशिएंसी, ability of a financial market to direct funds to those organizations which can use them profitably. Allocation efficiency यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जहां पे आप कह लो कि स्टॉक मार्केट से पैसा आता है ना, फंड्स आते हैं ना कंपनीज को, तो क्या स्टॉक मार्केट इतनी केपेबल है कि वो उस कंपनी की तरफ पब्लिक को अट्रैक्ट करके ले जाए कि जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी की तरफ इन्वेस्टर्स को ले जाए कि जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा कैश मिले। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो उस बिजनेस की तरफ ले जाए जहां मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसको हम कह लेते हैं कि स्टॉक मार्केट खुद अपनी फाइनेंशियल मार्केट को ऑपरेट कर रही है एट मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, उसकी एबिलिटी है या नहीं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि रिफ्लेक्ट ऑल द रेलेवेंट एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं है 10 दिन पुरानी इंफॉर्मेशन को आज जाकर उसके शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फौरी तौर पे विद इन अ डे, विद इन फ्यू आवर्स। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट की एफिशिएंसी के कुछ लेवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज जीरो एफिशिएंसी, द सेकंड वन इज वीक फॉर्म, द थर्ड इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब ये चारों क्या है? So the first, zero efficiency. Share prices fail to reflect a wide range of factors that should impact on the share price. यानी zero efficiency है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से शेयर प्राइसेस अपने प्राइसेस शो नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट में, दे आर failing to reflect what is happening currently in the market. Weak form, share prices reflect historical information, including information about past share price movements. Third, semi-strong form. In addition to historical information, share price movements also reflect all publicly available information quickly and accurately. यानी यहाँ पे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेस पे शेयर प्राइस मूव कर रही है, यहाँ पे शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रही है तमाम इंफॉर्मेशन को, पब्लिकली अवेलेबल और नॉट, जो पब्लिकली अवेलेबल हैं और जो नहीं है उनको भी रिफ्लेक्ट कर रही है। देयरफॉर इट्स अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। एक्टिविटी 7 ये थ्योरेटिकल है, ये बहुत इजी है, देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, भाई प्रैक्टिकली क्या चीजें देखनी चाहिए जब आप शेयर की प्राइस देखो या वैल्यूएशन देखो। सो मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, कि कितना इजी है इन शेयर्स को मार्केट में बेचना, कितना, यानी ये कितने फेमस हैं कि इजीली कोई भी इन शेयर्स को खरीदने को तैयार है जब आप चाहो। तो ये मार्केटेबल कितने हैं, लिक्विडिटी इनकी कितनी है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस कंपनी के जिसके शेयर्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, क्या हम उसके एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अक्वायर कर सकते हैं या नहीं एज एन इन्वेस्टर। थर्ड, मार्केट imperfections एंड प्राइसिंग anomalies. Various type of anomaly appear to support the views that irrationality often drives the stock market, including calendar effects, such as share prices often falling at particular times of the week and high returns often occurring in particular months. यानी कि कुछ मार्केट के इम्परफेक्शंस हैं या प्राइसिंग एनॉमलीज हैं, समझ लें कि सीजन की बात है कि समर आ जाएगा तो आम ज्यादा बिकेंगे, विंटर आ जाएगा तो आम नहीं बिकेंगे, फिर आइसक्रीम भी नहीं बिकेगी, फिर सर्दियों के कपड़े बिकेंगे। तो ये कुछ सीजन की बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट का भी सीजन होता है कि कभी कभी शेयर प्राइसेस, सारे ही शेयर प्राइसेस अप की तरफ होते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा पीरियड भी होता है कि सारे ही शेयर प्राइसेस यानी कि तमाम कंपनीज के शेयर्स
जो स्टॉक मार्केट में इस वक्त रजिस्टर्ड है, वो सब एक फॉल शो कर रहे होते हैं या डिक्रीज अमाउंट शो कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एनोमलीज ये भी देखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कितनी मौजूद है। एंड लास्टली द मार्केट कैपिटलाइजेशन, की शेयर स्मॉल कंपनीज के जो हैं हो सकता है वो निग्लेक्ट हो रहे हों, स्मॉलर कंपनीज के निग्लेक्ट हो रहे हैं, ग्रेटर कंपनीज के शो हो रहे हैं। एंड therefore this increased return may compensate for greater risk associated with smaller companies, and it may be due to a start from a lower base reflecting that they are often undervalued. जाहिर है जब स्मॉल कंपनी है तो उसके साथ एक ग्रेटर रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, जब ग्रेटर रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है तो उसके साथ एक इंक्रीज रिटर्न जुड़ा हुआ है। तो और होता ये है कि स्मॉल कंपनीज चूंकि स्मॉल हैं तो वो मतलब यूजुअली इन्वेस्टर्स उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते, या आम पब्लिक उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देती। हमेशा हर कोई बड़ी कंपनी इसको जानता है, उनके नामों से वाकिफ होता है, उन पर ज्यादा भरोसा कर रहा होता है। क्योंकि एक एक जनरली एक रुझान है कि हर इंसान जो है ना रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, रिस्क फ्री या मिनिमम रिस्क वाला काम करना चाहते हैं, राइट। तो जब एक इंसान मिनिमम रिस्क या मिनिमम रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं तो वो जाहिर है सबसे बेहतरीन कंपनी, रिलायबल कंपनी, बड़ा ब्रांड 50 साल से काम कर रही है, 100 साल से काम कर रही है, या स्टॉक मार्केट जिसकी गवाही दे कि आज तक इसके प्राइसेस गिरे नहीं हैं, या अगर गिरे भी हैं तो बिल्कुल सेफ है इसमें इन्वेस्ट करना। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें शो करती है। नेक्स्ट, बिहेवियरल फाइनेंस। Behavioral finance is an alternative view to efficient market hypothesis. It attempts to explain the market implications of the psychological factors behind investor decisions and suggests that irrational investor behavior may significantly affect share price movements. अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि एक नॉर्म है कि इंसान जो है रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यही बताते हैं और इन्वेस्टर्स उसी बेस पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपको बाज औकात ऐसे इन्वेस्टर्स भी मार्केट में नजर आएंगे कि जो इरैशनल, उनका डिसीजन इरैशनल लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी आम शख्स मार्क जकरबर्ग का तो विजन नहीं रखता ना। तो मार्क जकरबर्ग का जो विजन है, उसने कहा कि मैं ये व्हाट्सएप खरीद लेता हूँ। अगर कोई आम शख्स होता वो शायद नहीं खरीदता, अगर होता तो वो खरीद भी लेता कोई आम शख्स, लेकिन अगर कोई आम शख्स खरीदता भी तो हो सकता है सस्ते में खरीद लेता। मार्क जकरबर्ग ने $20,000 बिलियन में ही आखिर क्यों खरीदा? तो ये एक बहुत ही इरेशनल सा बिहेवियर सामने आता है कि जो हर इन्वेस्टर इस तरह से शायद बिहेव ना करे। इसकी वजह से शेयर प्राइस मूवमेंट अफेक्ट होती है। ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई, शेयर प्राइस हिली मार्केट में। ठीक है, व्हाट्सएप की जाहिर है शेयर प्राइसेस, अगर मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को इतनी अहमियत दी है, इतना महंगा खरीदा है, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप एक बहुत छोटी कंपनी थी, उसमें कुछ वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी, अनलिस्टेड थी। तो अब हो सकता है वो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में आ जाए और उसकी शेयर प्राइस पे अफेक्ट हो। अगर होती वो शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट पे तो उसके शेयर प्राइसेस ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होते। ठीक है, तो ये अनयूजुअल इन्वेस्टर के बिहेवियर की वजह से इस तरह से होते हैं। Next, herding. An example of irrational behavior is the tendency for investors to follow trends. This can lead to stock market bubbles in particular sectors. ट्रेंड फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे बहुत है ना, भेड़ चाल, इसको हर्डिंग कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको हर्डिंग कहते हैं। तो भेड़ चाल क्या है कि एक एसीसीए कर रहा है तो तमाम रिश्तेदार एसीसीए में लग जाएंगे। एक बंदा सीए कर रहा है तो तमाम रिश्तेदार सीए कर लेंगे। एक बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, तमाम लोग इंजीनियरिंग करने शुरू हो जाएंगे। भैया आखिर उसका रैशनल क्या था जिसने शुरू किया या जिसने ये चूज किया? आपका हो सकता है अलग हो, अलग स्किल सेट हो, अलग पैशन हो, अलग आईक्यू हो, अलग ईक्यू हो। बट ये इन्वेस्टर्स जो हैं ये भी यही करते हैं कि वो देखते हैं कि अरे मेरे दोस्त ने फला कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यार वो तो बड़ा अक्लमंद मुझे लगता है, तो वो क्यों गलत जगह इन्वेस्ट करेगा, मैं भी उसकी देखा देखी वहीं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो वो भी वहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसका जान रिश्तेदार वहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह लाइन लग जाती है। दैट्स कॉल्ड हर्टिंग। नेक्स्ट, लॉस अवर्शन. Some investors will place undue emphasis on avoiding short-term losses even if long-term performance looks strong. Loss aversion यानी वो एटीट्यूड, रिस्क फ्री वाले जो एटीट्यूड होता है कि भैया मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉसेस को भी अवॉइड करते हैं। बोलते हैं भाई शॉर्ट टर्म में मुझे छोटा सा भी नुकसान नहीं लेना। हालांकि उनको नजर आ रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो, बट वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी का लॉस क्यों बर्दाश्त करना, अभी का लॉस नहीं चाहिए। तो अभी का लॉस के चक्कर में वो इन्वेस्टर वहां जाएगा ही नहीं।
एंड उसका सारा फोकस होगा कि शॉर्ट टर्म में मेरा कोई नुकसान ना हो, रादर देन के लॉन्ग टर्म का फायदा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ एसेंशियल रीडिंग कहा जा रहा है कि इस सेक्शन को, चैप्टर 13 के सेक्शन 3 को जरूर एसेंशियल रीडिंग में जाके पढ़ लीजिएगा। ये वर्कबुक के अपेंडिक्स में है, डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू दिस। ये पढ़ लें तो आपके और अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नॉलेज आपकी क्रिएट हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर बिजनेस वैल्यूएशंस। इसके सवालात जरूर चेकआउट करें, देखें, ट्राई करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुश्किल पेश आनी तो नहीं चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी हो इन सारे क्वेश्चंस में तो जरूर राब्ता कीजिए, क्वेरीज अपनी रिजॉल्व करवाएं। एंड जब तक आप इसको लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी अभी भी हमने जितनी एक्टिविटीज की हैं उसको आप लिख कर सॉल्व नहीं करेंगे, इसके फॉर्मूलाज आपके जहन में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो काइंडली इसको थोड़ा सा मेहनत करें, कॉपी बनाएं, अपनी नोटबुक में इसको लिखें, इसके प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करें, लिख कर सॉल्व करें। एंड फिर इसके जितने भी सॉल्व हमने नहीं किए या जो बैकसाइड क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर एड्रेस करें। रिविजन किट क्वेश्चंस, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट इज वेल। ओके, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।